हेलो, आई एम आई वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे का। ये फ्लेमिंगो प्राउ से लिया गया है, जो NCERT की एक नई बुक है, जो अब जैन के बोर्ड में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। तो ये पहला लेसन, इसका जिस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे Francis is afraid of going to the school as he hasn't learned participles. He wants to enjoy the beauty of nature, the bright sunshines, the birds chopping in the woods, Prussian soldiers drilling resistors, bulletin boards, all bad news, lost battles, the draft, and the orders of the commanding officers wondered what it could be now. The changes he noticed in the school, instead of noisy classrooms, everything was as quiet as Sunday morning. The teachers then scolded him and told him very kindly to go to his seat, and the teacher, dressed in his Sunday best, villages occupying the last benches to pay tribute to Mr. Hamill for his 40 years of sincere service, and also to express their solidarity with France. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फ्रेंड्स है वो स्कूल जाने से घबराता है क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते हैं, तो उसको डर लगता है कि मिस्टर हैमल उसको कहीं स्कॉल्ड ना करे। तो वो ये समझता है, उसको ख्याल आता है कि स्कूल जाने से बेहतर क्यों ना मैं भाग जाऊं। तो जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र दिखाई देता है, जिसको वो यहाँ पे बयान करता है कि सूरज चमकीला होता है, बर्ड अपने ब्रांचेस पे या टहनियों पे बैठी हुई चहचहा रही होती है, और प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे होते हैं। ये उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ फिर एट द 11th आवर अपने आप को रेसिस्ट करता है। जब वो बुलेटिन बोर्ड के बिल्कुल सामने से गुजरता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है और बुलेटिन बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि जितनी भी अभी तक बुरी खबरें आई हुई होती हैं वो बुलेटिन बोर्ड से आई हुई होती है, जिसमें द ड्राफ्ट है, द लास्ट बैटल है, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर हैं, ये सब वहीं से आई हुई होती है। लेकिन वो अब ये सोच रहा है कि अब वहाँ पे क्या मामला है, वो वहाँ से तेज़ी से गुजरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ पे एक लोहार होता है जिसका नाम रेंचर होता है, वो इसको आवाज़ देता है कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल, यानी स्कूल पहुँचने में अभी काफ़ी टाइम है। तो ये सोच रहा है कि ये मजाक कर रहा है, ये मजाक वाली पोजीशन में मुझे सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो सच इसको बता रहा है। लेकिन वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ नहीं देखता है, और जो वहाँ पे लोहार होता है वो अपने शागिर्द के साथ वहाँ होता है, यानी कि अपने अप्रेंटिस के साथ। जब वो स्कूल में पहुँचता है तो स्कूल से पहले उसको जो है मिस्टर हैमल का गार्डन आता है, तो वहाँ पे उसको सांस चढ़ी हुई होती है, काफ़ी थका हारा वो वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि क्लासरूम जो है वो बिल्कुल खामोश हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो एतवार की सुबह है, क्योंकि एतवार की सुबह को स्कूल में कोई भी आवाज़ें नहीं होती है, तो उसको लगता है शायद ये एतवार की स्कूल तो नहीं है। अब वो जब अंदर देखता है तो जो है डेस्क पे ऑलरेडी जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, और वो अब काफ़ी ज़्यादा शर्मीला हो जाता है, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डरता है और उसको शर्म आती है अंदर जाने में, और कोशिश करता है कि उसको कोई ना देखे जब तक वो अपने डेस्क पे पहुंच जाए। लेकिन होता ये है कि वहाँ पे उसका टीचर होता है जो उसको बड़े प्यार से बोलता है कि आप चले जाओ आप अपने डेस्क पे, क्योंकि हम जो है आपके बगैर ही जो है लेसन शुरू करने वाले थे। जब वो अपने डेस्क पे बैठता है तो पीछे देखता है, वहाँ पे कुछ विलेजर्स आए हुए होते हैं, जिसमें जो है वो पोस्ट मास्टर्स होता है, और उसके अलावा बहुत अच्छे जो वहाँ स्टेशंस होते हैं उस गाँव के, वो आए हुए होते हैं, और वो इसको जो है ट्राइब्यूट पेश करना चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर हैमल ने 40 साल वहाँ पे बड़ी दयानतदारी से खिदमत अंजाम दिए हुए होते हैं।
और वो जो है आल्सो दे वाना एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विद द फ्रांस, यानी फ्रांस के साथ जो है अपने आप को वो पक्का अज़म करने के लिए भी बिल्कुल तैयार होते हैं। नेक्स्ट, Mr. Hamel, making announcement that would be the last French lesson, realizes that was what was put on the bulletin board. Prince realizes that he doesn't know his own mother tongue, regretted why he hadn't taken his lesson seriously, also realizes the lesson why a teacher was dressed in his Sunday best and a villager sitting at the back. Mr. Hamel realizes that all three, the children, the parents, and he himself, are to be blamed for losing respect and regard for the mother tongue. Always keep the mother tongue close to your heart, as it is the key to prison of slavery. Atmosphere in class, teacher teaching sincerely and patiently, students and others studying with utmost sincerity. Prince sarcastically, if Prussia could force pigeons to go in German, Mr. Hamel overcomes with emotions and could speak and wrote on the blackboard the long live France. अब ये जब स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ पे बैठता है, तो यहाँ पे इसका जो टीचर है जिसका नाम मिस्टर हैमल होता है, मिस्टर हैमल अनाउंस कर देता है कि फ्रांस ज़बान का ये आखिरी लेसन है। उसको ये महसूस होता है कि हाँ, यही खबर बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी और इसीलिए जो वहाँ पे लोहार था उसने मुझे ये कहा था स्कूल जाने के लिए अभी बड़ा टाइम है। वो अफसोस करता है कि उसने क्यों नहीं फ्रांसीसी ज़बान को सीरियसली लिया और इसके लेसन्स को पढ़ा। वो ये भी रियलाइज़ करता है कि टीचर ने आज संडे ड्रेस क्यों पहना हुआ होता है और विलेजर जो है क्यों बैठे हुए थे बेंचेस पे। मिस्टर हैमल यहाँ पे भी महसूस करता है ये विद द विलेजर्स एंड विद द स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट भी महसूस कर रहे हैं और विलेजर भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर हैमल हिमसेल्फ रियलाइजेस, क्या कर रहा है महसूस, कि जो 3 पहिए स्कूल चलाने के लिए होते हैं जिसमें चिल्ड्रन, पेरेंट्स और टीचर, वो अपने आप को भी इल्ज़ाम लगाता है, बच्चों पे भी इल्ज़ाम लगाता है और उनके पेरेंट्स पे भी इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो मदर टंग का है वो खो दिया है और वो करते ही नहीं थे। और वो उनको ये एडवाइस करता है कि जो आपकी मदर टंग है, जो मादरी लैंग्वेज है, उसको अपने दिल में रखना या दिल के साथ जोड़ना या दिल में उसको जगह देना, ये काफ़ी ज़रूरी है और इसको आपने हमेशा दिल में ही जगह देनी है। क्योंकि अगर जो स्लेवरी है, यानी कि प्रिजन ऑफ स्लेवरी है, इसका अगर कोई भी सल्यूशन है तो वो मदर टंग है। अगर प्रिजन की कोई भी चाबी है तो वो मदर टंग है। इसलिए मदर टंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। जो क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, जो टीचर सिंसियरली जो है वो पढ़ा रहे होते हैं और बड़े सब्र के साथ पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट और जो दूसरे पढ़ रहे होते हैं वो भी बड़ी ध्यानदारी से पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर फ्रेंड्स बोलता है कि मुझे बिल्कुल हर चीज़ की समझ आती थी, जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोझ लगता था, लेकिन वो अब मेरे कानों में इस तरह से दिमाग तक पहुँचता है और फिर दिल तक पहुँचता है कि ऐसा लगता है कि मतलब सारा कुछ आज ही मैंने सीख लिया।
फ्रांस जो है ये सोचता है कि जो पर्शियन लोग हैं वो क्या पिजन जो आवाज़ें निकालते हैं और जो यहाँ पिजन आवाज़ें निकालते हैं, क्या वो आवाज़ें जो है उनको निकालने की इजाज़त हो या उनको जर्मन सिखाएंगे और वो आवाज़ें उनको जर्मन में निकालने की जो है वो मतलब ट्रेनिंग देंगे। मिस्टर हैमल यहाँ पे इमोशन के साथ कुछ नहीं बोलता है और ये लिखता है ब्लैक बोर्ड पे कि खुदा करे कि फ्रांस बहुत देर तक ज़िंदा रहे। That's all about the last lesson. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है What was the narrator's greatest fear as he moved toward the school? यानी जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था और उसको क्या डर था। फ्रेंड्स को ये डर था जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था, टीचर ने उसको असाइन किया था पार्टिसिपल्स, लेकिन वो पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं जानता था, इसलिए उसको डर था कि टीचर मुझे कहीं पे मार ना दे, डांटे ना। Franz had started late for the schools, thus was afraid of being scolded. His fear gripped him further, for he was also unprepared. He had not learned his lesson regarding the rules of participles, and thus dreaded the teacher's anger. तो इसमें वही फ्रेंड्स जो है काफ़ी देर से स्कूल जा रहा था, उसको डर था कि उसको डांट ना पड़े और उसका डर मतलब इतना ऐसा जो था कि वो अनप्रिपेयर्ड था, वो तैयार नहीं था और वो जो लेसन उसको दिया गया था वो उसने अच्छी तरह से जो है वो तैयार नहीं किया था और लेसन किसके बारे में उसको दिया गया था, रूल ऑफ पार्टिसिपल के बारे में दिया गया था, इसलिए उसको डर था कि टीचर उस पर गुस्सा ना निकाले। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रेंड्स रादर देन गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। तो the weather was pleasant, warm and bright. The chirping birds were inviting him. The soldier drilling in the field were also outdoor and friends wasn't prepared with participle. तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स को जो अपनी तरफ खींच रहे थे वो मौसम का खुशगवार होना, उसका गर्म और चमकीला होना, जो बर्ड्स थे उनका चौरप करना या चहचहाना, वो उसको अपनी तरफ खींच रहे थे या दावत दे रहे थे। और जो सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे फील्ड में, जो बाहर मतलब ओपन फील्ड में, और फ्रेंड्स जो है तैयार नहीं था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया था। ही हैड एंड लर्न द पार्टिसिपल्स सो दैट ही वाज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्कूल और ही वाज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल। तो रन अवे करना चाहता था। व्हाट वाज द न्यूज़ विच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज़ दी गई थी। For the last 2 years, all bad news, the lost battles, the order of commanding officer was displayed on the notice board. That day, the news that only German would taught or would be taught in the school of the Alsace and Lorraine was displayed on the notice board, which made the crowd gather there to read the news. तो उस पे जो लास्ट 2 सालों से बैड न्यूज़ आई थी जिसमें द लॉस्ट बैटल, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, वो डिस्प्ले नोटिस बोर्ड पे हुई थी। और उस दिन न्यूज़ ये थी कि सिर्फ जर्मन ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी और किन स्कूलों में, एल्सैक और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके स्कूलों में। वो डिस्प्ले वहाँ नोटिस बोर्ड पे था जिसने क्राउड को जमा किया था वो पढ़ने के लिए, उस खबर को पढ़ने के लिए। What was so unusual about the school on that day? यानी स्कूल जो है अनयूजुअल क्या था उस दिन जब वो स्कूल पे पहुंचा। तो स्कूल पे उसने क्या देखा, क्योंकि खामोशी थी। यहाँ पे लिखा है यूजुअली देयर वुड बी अ ग्रेट bustle of opening and closing of the desk, lesson repeated loudly
and the teacher's ruler rapping on the tables. But that day was very calm and quiet like Sunday morning. The back benches, which were usually empty, were occupied by the village people. Mr. Hamill, or M. Hamill, wore his special dress and was pacing up and down with a ruler under his arm. तो अनयूजुअली वहाँ पे ये था कि जब भी स्कूल खुलता था तो वहाँ पे बसेस होती थी, आवाज़ें होती थी, डेस्क को बंद करने का, डेस्क को हिलाने का, लेसन रिपीट होता था और टीचर जब वो अपने डंडे को टेबल पे मारता था। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल पे पहुंचा तो सब कुछ खामोश दिखाई दे रहा था, खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये एतवार की सुबह है। जो बैक बेंचर थे वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, यानी बैक बेंचर पे जो विलेज के लोग थे वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल ने स्पेशल ड्रेस जो है पहना हुआ था और वो ऊपर और नीचे कर रहा था अपने रूलर को, जो उसके बगल के नीचे था। द फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि what were the villagers seated, why were the villagers seated on the back benches? जो विलेजर्स थे, जो गाँव वाले थे, वो पीछे बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे? All the villager elderly were seated on the back benches as a tribute to the teachers who had poured in 40 years of service. It was also their way of expressing the regret for not learning their mother tongue when they had the chance. They were also expressing their patriotism and solidarity with the France. तो वो जो विलेजर्स थे वो जो है बैक बेंचर्स पे इसलिए बैठे हुए थे कि वो टीचर को ट्राइब्यूट पेश करना चाहते थे, क्योंकि उसने 40 बरस जो है एक मुतवातर दयानतदारी से उनकी खिदमत की थी। ये उनका ऐसा तरीक़ा था कि वो रिग्रेट करें, वो अफसोस करें कि उन्होंने अपनी मदर टंग को नहीं सीखा जब उनके पास चांस था। वो हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे थे और पक्के अज़म का इजहार कर रहे थे, जो कि फ्रांस के साथ पक्के अज़म और हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे थे। Next question here. Friends didn't learn French. Whom did M. Hamill blame? फ्रांस ने जो है फ्रेंच नहीं सीखी थी, तो मिस्टर हैमिल किस पे इसका इल्ज़ाम लगाता था? मिस्टर हैमिल didn't blame friends for not learning, but his parents who weren't anxious to have him learn. Instead, they wanted him to work on a farm or at the mill to earn money. Even Mr. Hamill was also to be blamed for sending him to water the flower instead of learning, and when he wanted to go fishing, he declared holiday. मिस्टर हैमल ब्लेम फ्रेंड्स पे नहीं लगाता था कि उसने नहीं सीखा, बल्कि वो उनके पेरेंट्स पे ब्लेम लगाता था कि उनको कोई फ़िक्र नहीं थी फ्रेंच सीखने की। इसके बजाय वो उनको खेतों में काम पे लगाते थे या मिल्स में लगाते ताकि वो पैसे कमा सके। हत्ता कि मिस्टर हैमल ख़ुद को भी ब्लेम करता था कि जब वो पौधों को पानी दे रहा होता था या फूलों को पानी दे रहा होता था, इसके बजाय वो उनको पढ़ाता, या वो जब फिशिंग पे होता था या फ़िश या मछली पकड़ने के लिए जाता था या जाना चाहता था तो उस दिन वो छुट्टी रखता था। Next question, what did Mr. Hamill say about the French language? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसने क्या कहा? He said that it is the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He requested them to guard it so that they can be united and fight back for their freedom. तो उसने ये कहा कि फ्रांस की लैंग्वेज दुनिया में काफ़ी खूबसूरत है और क्लियर है और
लॉजिकल लैंग्वेज है। उसने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको महफूज बनाओ और इस तरह से आप जो है इकट्ठा हो सकते हो और वापस जो है अपने फ्रीडम या अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हो। What happened when the church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी पर 12 बजे? The moment the church clock struck 12, the Prussian army came to take over, and Mr. Hamel stood up, wanting to tell something, but his voice was choked. He gathered his strength and wrote on blackboard as large as he could, "Vive la France," and dismissed the lesson. उस वक़्त जब 12 बज गए थे चर्च की क्लॉक पे, तो प्रशियन आर्मी जो है वहाँ पे आ गई और मिस्टर हैमल खड़ा हो गया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसने बहुत जुर्रत की और जुर्रत करने के बाद बड़ा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, इतना बड़ा कि जितना वो लिख सकता था, "वे ला फ्रांस", यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और फिर स्कूल को डिसमिस किया। यहाँ पे कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू।